गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छठवीं कक्षा का हिंदी व्याकरण का पढ़ेंगे शब्द और पद। इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भाषा के बारे में पढ़ा था, वर्ण के बारे में पढ़ा था, स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि स्वर व्यंजन में हम लोग किस किस का प्रयोग करते हैं, मूल रूप कौन कौन से होते हैं, उसका मात्रा रूप कौन कौन सा आता है, उसको हम डिटेल से बताए थे, पढ़े थे। भाषा के जरिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक दूसरे से हम कैसे मेल जोल बढ़ा सकते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, और व्याकरण में भी हम लोगों ने उसी तरह से विचार विमर्श किया। अभी क्या होगा? शब्द और पद, शब्द किस तरह से बनते हैं उसका हम लोग यहाँ पे विवरण से बताएंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक रूप, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर से बता रही, ध्यान से सुनना बच्चों, उसको बार बार रिपीट करो। दो या दो से अधिक वर्णों, वर्ण मतलब अक्षर भी हो जाएंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जो शब्द हम बनाते हैं ना, उसके सार्थक, जिसका उसका मतलब आ सके, उसका मतलब उसमें समझ में आ सके। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, यहाँ पे मैं एक उदाहरण देती हूँ। कमल हो गया, ठीक है, ये तो हम लोग एक बार बता रहे हैं कमल। अभी इसका मेल कैसे होगा? यहाँ पे देखो, या तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, क धन आ धन म धन आ धन ल धन आ, तो ये क्या हो जाएगा? कमल, है ना। आप लोग इस तरीके से आप लोग उसको कर सकते हो, कमल करके। क धन आ धन मा धन आ ल धन आ, क्या हो जाएगा? कमल। कमल करने के बाद में आप लोग जैसे दिया हुआ है शेर में दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एक और उदाहरण आप लोगों को बता देती हूँ। शेर, यहाँ पे श धन ए धन र धन आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेर। श शामिल एक ही मात्रा और र मात्रा नहीं है, इसलिए आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, सिर्फ अ, तो यहाँ हो जाएगा शेर। वैसे ही पेड़, हाथी, आप उसको कुछ भी कैसे भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अजगर लिख सकते हो, आम लिख सकते हो, और कुछ और लिख सकते हो, बैराग लिख सकते हो, बैरागी लिख सकते हो, मित्र लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे शब्द के भेद, शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं? शब्द के भेद, यहाँ पे अर्थ के आधार पर, कोई भी आप जब निकालते हैं अर्थ के आधार पर, किसी भी हम शब्द को बोलते हैं या कुछ पढ़ते हैं या हम लोग कुछ समझाते हैं, तो उसका एक अर्थ निकलता है, एक उसका अर्थ निकलता है कि हाँ ये अर्थ अब हमें बताने में भी आसानी होता है और सामने वाले को समझने में भी आसानी होता है, उसका एक सार्थक रूप होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर उसको हम प्रयोग करते हैं। वैसे ही प्रयोग के आधार पर, यहाँ पे प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द हो जाते हैं। इसके भी दो बहुत भेद होते हैं, विकारी शब्द और, पहले हम लोग अर्थ के आधार पर उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर यहाँ पे हो जाता है सार्थक शब्द और असार्थक शब्द, ठीक है, निरर्थक शब्द बोला जाता है। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, असार्थक शब्द नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। बच्चों जब आप बताते हैं ना, उसको ध्यान से सुनना है ना। यहाँ पे हो जाएगा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में जैसे कोई भी हम घर में गए, कोई दोस्त या सहेली जैसे मिलते हैं, चाय पिए, पानी पिएंगे, पानी वानी पिला दे यार, ऐसे बोलते हैं ना, पानी वानी पिला दे ऐसे, तो पानी का तो अर्थ नहीं कर रहा है, मगर वानी ये क्या है? पानी वानी मिक्स नहीं होता है ना। चाय वाय, मिठाई मिठाई, है ना, ये हो जाएगा इसका सार्थक रूप में, इसमें हम नहीं करेंगे, इसको निरर्थक रूप में भी किया जाता है। सार्थक जिन शब्दों का अर्थ
सही निकलता हो, उसका अर्थ बराबर निकलता हो, उन्हें कोई अर्थ निकलता, किसी भी शब्द का अर्थ निकलता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द में किसी का शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। पानी पानी का निकला नहीं, पानी का नहीं निकला, मिठाई मिठाई में मिठाई का नहीं निकला, चाय वाय में वाय का नहीं निकला। वैसे ही जैसे एग्जाम में बुक का भी एग्जाम्पल दे रही हूँ और बाहर का भी दे रही हूँ, तो आप लोग को उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आप लोग को जब समझोगे तो वो सार्थक और निरर्थक। आप बोलते भी हो तो कभी कभी उसका आपको खुद को समझ में नहीं आता कि अर्थ क्या है। हम बोल तो देते मगर उसका अर्थ क्या, वो भी अब सामने वाला पूछेगा यार चाय वाय तो क्या है, चाय तो समझ में, वाय क्या होता है, पानी वानी में पानी तो समझ में नहीं आया, पानी क्या हो गया। तो हम भी उसको बोलने से पहले समझना चाहिए कि हम सार्थक शब्द का उपयोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे प्रयोग के आधार पर, ये प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पे क्या हो जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हम क्या करते हैं, जी लिंग वचन काल बदलने के कारण जिन शब्दों के रूप परिवर्तन होते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, क्रिया, ये सब जाया जाएगा। विकारी शब्द किसी को बोलते समय हम जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं वो विकारी शब्द हो जाता है। प्रयोग के आधार पर है बच्चों, ये क्या था, अर्थ के आधार पर। जब शब्दों को बोलते हैं उसका अर्थ किस तरीके से निकलता है, वो अर्थ के आधार पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसी तरह प्रयोग के आधार पर हम लोग ने क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे विकारी शब्द। विकारी शब्द जब हम कुछ शब्द पढ़ते हैं या बोलते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है तो वो विकारी प्रयोग बोला है, प्रयोग होता है तो वो विकारी। और जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयवाचक और विस्मयदायक बोधक का उपयोग होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उन शब्दों में यहाँ पे भी देखो विकारी शब्द में अलग का प्रयोग होते हैं और अविकारी में प्रयोग होता है। व्याकरण से ही रिलेटेड है, व्याकरण से ही संबंधित है वो सब। हाँ अभी व्युत्पत्ति के आधार पर, हाँ व्युत्पत्ति के आधार पर इनमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हो जाता है। इसमें रूढ़ शब्द में यहाँ पे देखो रूढ़ शब्द है ना, किसमें, व्युत्पत्ति के आधार पर। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द का जब प्रयोग होता है तो वो उत्पत्ति के आधार पर उसका शब्द का भेद को हम बता सकते हैं। रूढ़ शब्द में क्या होता है, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, जो विशेष अर्थ के लिए सब प्रसिद्ध हो गए, इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, कोई उसका अलग नहीं कर सकता, सार्थक खंड नहीं कर सकते, उसे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, कुर्सी, गाय आदि, इसमें हम लोग उसको टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसमें अलग से नहीं डाल सकते हैं, वो रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द में क्या होता है बच्चों, वे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने। यौगिक, यौगिक मतलब ही योग होता है, यौगिक मतलब जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वो शब्द जो एक से अधिक सार्थक, बार बार सार्थक आ रहा है, सार्थक शब्दों को खंडों से मिलकर बना है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या धन आलय, हिम धन आलय, हिमालय, ठीक है, ये दो से जुड़ के बना है यौगिक, यौगिक मतलब योग से बना है। अब यहाँ पे योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के आधार पर रूढ़ गए तथा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकधज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला पंकज, जो कमल होता है उसे पंकज भी कहते हैं। यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया, कमल रूढ़, हम कमल ना लिख के क्या कर देते हैं, पंकज लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पे आ गया
उत्पत्ति के आधार पर हो गया तत्सम, तत्सम, तद्भव, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, देशज और विदेशज। यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे हाँ उत्पत्ति के आधार पर। सब तत्सम शब्द में हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत भाषा लिए गए ये शब्द जो अपने रूप में, मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, आर्म, ये क्या हो जा रहा है, हाँ संस्कृत भाषा का भी इसमें उपयोग हो रहा है, तो तत्सम शब्द का प्रयोग उसमें ज्यादा हो रहा है। तो वेश, उज्ज्वल, औषधि, ध्यान, कार्य, ग्रंथ, गगन, ये सब में संस्कृत भाषा का भी वे शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्द किसी अन्य भाषा से लिए गए वे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी, है ना, ये शब्द क्या हो गए, तद्भव शब्द। अब देशज, देशज अंग्रेजी मूल के तद्भव भी हो जाता है, उसमें अंग्रेजी मूल के तद्भव भी, इसमें तद्भव दोनों तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा देशज, देशज में क्या आ जा रहा है बच्चों, यहाँ पे हिंदी भाषा देशज कहलाते हैं, हिंदी भाषा के वे शब्द देशज कहलाते हैं जिनका जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से हुआ है, किसी भी भाषा या बोली से वो उसमें हुआ गया है, उसे क्या बोलते हैं, हाँ देशज, क्या बोला जाएगा उसे, देशज कहते हैं। जैसे लोटा, थाली, कटोरा, कटोरी, खिड़की, गाछ, चप्पल, जूता, पैर, डोर आदि, ये हो गया देशज, जो हमारे भारतीय, जो गांव साइड ज्यादा यूज किए जाते हैं ना, जैसे कटोरी, थाली, लोटा, प्लेट नहीं बोला जाता है ना, ऐसे ही यहाँ दो जो विदेशी भारतीय भाषा से बोली से लिया गया है। विदेशज हिंदी भाषा के जिन रूपों का आगमन विदेशी भाषा से, जो दूसरे देशों की भाषा से उत्पन्न होते हैं, उन्हें विदेशी भाषा कहते हैं, विदेशी जो कहलाते हैं। जैसे आदमी, अमीर, किताब, तारीख, कैंची, कालीन, ये कुछ ऐसे हैं जो विदेशी से वो लाए गए, विदेशी भाषा का इसमें ज्यादा प्रयोग होता है। तत्सम, तद्भव शब्द का यहाँ पे आप लोग को दिया गया है बेटा बच्चों, यहाँ पे जैसे अग्नि का आग, वर्षा का वर्षा, ठीक है, अग्नि का आग बोला जाता है, अक्षी का आग, ज्येष्ठ का जेठ, अदय का आज, अशु का आंसू, आर्म का आम, गृह का घर, ग्राम का गांव, ऐसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जो तत्सम और तद्भव शब्दों को वो करता है, मिलाता, सेम जैसे अलग आ रहा है। तत्सम शब्द किसे बोलते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। वैसे ही यहाँ पे शेर दहाड़ता है तो शेरनी दहाड़ती है, शब्दकोश में इसमें भी स्वतंत्र रूप होते हैं, कुछ लोगों में यहाँ पे जो के तो ही रह जाते हैं। छात्र पेड़ के नीचे बैठा है तो छात्र पेड़ के नीचे बैठी है, छात्रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ती है, तो यहाँ पे भी लिंग बदलाव हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी लिंग आ जा रहा है, लिंग बदल, छात्र पेड़ के नीचे बैठा है तो छात्रा पेड़ के नीचे बैठी है, यहाँ पे भी ये हो जा रहा है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, यहाँ लिंग और वचन दोनों को ही मिला रहे हैं, प्रयोग हो रहा है। लड़का कब लौटेगा, लड़के कब लौटेंगे, यहाँ पे वचन बदलो भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, लिंग बदलो और वचन बदलो दोनों आ जा रहा है। शब्द जब वाक्यों के स्थान पा जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, जब वो स्थान पा जाते हैं, कोई भी एक स्थान पा जाते हैं, वो पद कहलाते हैं। दूसरे में शेर, छात्र पुल्लिंग है, और वैसे ही छात्रा, शेरनी स्त्रीलिंग है। वहां पे लड़का और क्या था, घोड़ा एक वचन है, घोड़े और लड़के क्या है, बहुवचन हो गए। यहाँ पे भेद, पद के भेद, पद के भेद में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने पढ़े थे ना, जब
शब्द जब वाक्यों के इसमें स्थान पा जाते हैं, जब शब्द वाक्यों के स्थान पा जाते हैं उसे पद कहते हैं। तो एक पद स्टार्ट होता है वाक्य में, शब्द जो वाक्य पा जाते हैं शब्दों के साथ में जब हम जोड़ के एक वाक्य बनाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो पद के भेद में क्या क्या आ जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। ये है किसके भेद? पद के भेद। ये पद के भेद में जो शब्द है वो अपने स्थान पा जाते हैं। दो या दो से अधिक पद मिलकर पदबंध कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं वो पदबंध कहलाते हैं, एक बंधा हुआ पद कहलाते हैं। मेरा खोया हुआ भाई घर लौट आया। खोया हुआ भाई था और मेरी खोई हुई पुस्तक मिल गई। तो यहाँ पे खोया हुआ और खोई हुई पुस्तक क्या है? पदबंध, एक पद में मिल जा रहा है। खोया हुआ, खोई हुई एक पद में मिल जा रहे हैं। दोनों पद संबंधों में एक से अधिक पदों का मेल हुआ है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक मेल एक से ज्यादा शब्दों का मेल से बना गया है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा शब्द और पद में हम लोगों ने पढ़ा कि शब्द के कितने भेद होते हैं, पद को क्या पद के भेद होते हैं, किस तरीके से हम लोगों ने पद जो है ना शब्द के भेद में हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे, उसमें वो सब हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि कौन कौन से थे शब्द के भेद में, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ पे पद के में क्या भेद हो जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। तो बच्चों ये लेसन यहाँ पे मैं समाप्त करते हैं, यहाँ पे हम लोग का खत्म हो रहा है। तो लेसन 3 हिंदी व्याकरण का शब्द और पद यहाँ पे हो रहा है, और जब मैं आप लोग को भेजूंगी तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।